नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात घटती विकास दर के बाद अर्थव्यवस्था में होने वाले प्रभाव की। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल इनकम का पहला अग्रिम अनुमान जारी करते हुए एनएसओ ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी में 6.4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी के अंतिम अनुमान में 8.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4 साल के निचले स्तर यानी 6.4% पर पहुंच जाएगी। मंगलवार को सरकार ने जीडीपी का आंकड़ा भी जारी किया है और इसके तहत अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है वो 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 4 साल का निचला स्तर है। अब ये अनुमान मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया अनुमान 6.6% से कम है। ऐसे में इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विकास दर 6.4% का अनुमान लगाया। ये 4 साल में सबसे धीमी विकास दर है और सरकार के शुरुआती अनुमानों से कम है। इस अनुमान ने देश की जीडीपी विकास दर को आरबीआई ने 6.6%, आईएमएफ ने 7.0%, वर्ल्ड बैंक ने 7.0%, एडीबी ने 6.5% और एसएंडपी ने 6.8% से घटाकर 6.4% कर दिया है। उधर निवेश और विनिर्माण में गिरावट को भी इस सुस्ती का कारण माना जा रहा है। 2024 की दूसरी छमाही में कॉर्पोरेट कमाई में गिरावट, आर्थिक संकेतकों के खराब प्रदर्शन ने निवेशकों को पहले के सकारात्मक नजरिए पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक लक्ष्यों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी वृद्धि दर 3.8% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 1.4% से काफी बेहतर है। हालांकि अन्य प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट का डर बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, जो अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है, की वृद्धि दर 9.9% से घटकर 5.3% पर आने की संभावना है। खनन क्षेत्र में भी सुस्ती देखने को मिल सकती है, जहां विकास दर 7.1% से गिरकर 2.9% तक सिमट सकती है। निर्माण क्षेत्र, जो बुनियादी ढांचे के विकास में अहम योगदान देता है, की वृद्धि दर भी घटकर 8.6% रहने का अनुमान है। पिछले साल ये 9.9% थी। इसी तरह बिजली और अन्य सेवाओं की वृद्धि दर 7.5% से गिरकर 6.8% तक सीमित हो सकती है। महंगाई ने शहरी गरीबों की क्रय शक्ति को कमजोर कर दिया है, जिससे उनकी खपत में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल और उससे जुड़े वैश्विक व्यापार के अनिश्चित भविष्य ने भारतीय अधिकारियों पर आर्थिक सुधार की मांग बढ़ा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के साथ कई बैठकें की। इन बैठकों में विकास दर को बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा देने और टैक्स टैरिफ में कटौती जैसे सुझाव दिए गए। स्टॉक मार्केट और निवेशकों की चिंता भी बढ़ी है। सितंबर से नवंबर के बीच बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में 12% की गिरावट हुई। 2024 के अंत तक ये 8.7% की वृद्धि के साथ बंद हुआ, लेकिन ये पिछले साल की 20% की वृद्धि से काफी कम है। पिछले महीने जारी आर्थिक सर्वे में कहा गया, केंद्रीय बैंक की सख्त मौद्रिक नीति भी मांग को प्रभावित कर रही है। कोरोना महामारी के बाद से कुछ साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छे रहे। इस दौरान भारत ने लगातार 6 से 8% की जीडीपी ग्रोथ हासिल की, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही में भारत की विकास दर घटकर 5.4% पर गई। ये 7 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है। इस दौरान मुद्रास्फीति काफी तेजी से बढ़ी, जिसका सीधा असर खपत पर पड़ा।
महामारी के दौरान मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया और गैर जरूरी खर्चों को सीमित रखा। इससे जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन वेतन और खपत में सुधार नहीं हुआ। एक्सपर्ट की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 6.5 से 7.5% की दर बनाए रख पाएगी या 5.6% तक गिर जाएगी। एक अन्य एक्सपर्ट का मानना है कि भारत फिलहाल एक ऊहापोह की स्थिति में है, जहां लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक रोजगार में सुधार नहीं होता और वेतन वृद्धि धीमी रहती है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया मंदी के बावजूद संरचनात्मक विकास के चालक बरकरार हैं। इसलिए वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सुस्ती के बाद घरेलू जीडीपी की दूसरी छमाही में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। ग्रामीण और सरकारी खपत के साथ निवेश में वृद्धि से अर्थव्यवस्था की रफ्तार नए साल में बढ़ने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। आरबीआई की सोमवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च उपभोक्ता और कारोबारी विश्वास के अलावा मजबूत सेवा निर्यात से 2025 में अर्थव्यवस्था की संभावनाएं बेहतर होने की उम्मीद है। इन सब के बीच 2025 में कैसी रहेगी भारत की इकोनॉमी, किन मोर्चों पर बढ़ने वाली है चुनौती, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ आने वाले समय में शानदार रही है। हमारी आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत है और ग्रोथ की भी अपार संभावनाएं हैं। 2024-25 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.6%, 2025-26 की पहली तिमाही के लिए 6.9% रहने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर में जीडीपी ग्रोथ के घटकर 5.4% आने को अस्थायी झटका बताया था। उनका कहना था कि भारत की विकास दर आने वाली तिमाहियों में मजबूत बनी रहेगी। आरबीआई के अर्थशास्त्रियों का भी कहना है 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए संकेत मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। इसकी वजह फेस्टिव सीजन में अच्छी बिक्री है, साथ ही ग्रामीण मांग में लगातार सुधार हो रहा है। आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए अब सभी की नजरें आरबीआई की फरवरी 2025 एमपीसी पर है। केंद्रीय बैंक का मौद्रिक नीति पैनल नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में पहली बार मीटिंग करेगा। ये बैठक 2025-26 के केंद्रीय बजट के तुरंत बाद होगी, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे चरण के आर्थिक और राजकोषीय रोडमैप को पेश किया जाएगा। वैश्विक तनाव और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के मद्देनजर इसकी अहमियत काफी ज्यादा रहने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगले वित्त वर्ष में जून तिमाही में ग्रोथ 7.3% तक जा सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा भी ट्रंप की नीतियों पर काफी ज्यादा निर्भर करेगी, जो 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। आगामी वित्त वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट भी इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। इसमें सरकार की नीतियों की बेहतर झलक मिलेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो घटती विकास दर और अर्थव्यवस्था पर कितना असर, बेहद गंभीर बड़ा प्रश्न है और चिंतनीय भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंगलवार को एक रिपोर्ट आती है, तमाम चीजें, तमाम एजेंसीज जो हैं जिनके नंबर सामने आए हैं, वो ये दर्शाते हैं कि वो जो ग्रोथ है, वो जो अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय के लिए जो एक ड्रीम है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, उस पर चर्चा करने के लिए मुझे लगता है हर पॉइंट्स पर अपन जाए, पिछले रिकॉर्ड्स को भी देखें, प्रेजेंट में जो चीजें उसे भी देखें, तो बहुत ये महत्वपूर्ण है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यदि हम बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर उसके लिए एक रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें एक उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये कितना प्रभावित करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स आज इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज पंडित। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं आरजी द्विवेदी। आरजी द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आरजी द्विवेदी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
आरजे द्विवेदी जी, बड़ा एक सवाल है। देखिए, घटती विकास दर जिस पर एक चिंता है, एक मंथन है, अर्थव्यवस्था पर कितना असर, अपने आप में एक सवाल है। तो मुझे लगता है घटती विकास दर, एक इस पॉइंट को लीजिए, और अर्थव्यवस्था पर कितना असर, बहुत बेहतर आप इसका जवाब देंगे। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये भी अच्छी बात है कि ये बजट आने के पहले इस तरह की एनएसओ ने जो फिगर्स जारी किए हैं, ये भी बहुत अच्छी है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, या कहीं की भी जो अर्थव्यवस्था है, इसके 4 स्रोत होते हैं। पहला है खपत, दूसरा है सरकारी व्यय, और तीसरा है निवेश, और चौथा है निर्यात। हमारे अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख, यही 4 इंजन है जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, और इन्हीं चारों में अभी थोड़ी कमी हुई, और लेकिन इतनी कमी नहीं हुई है कि हमको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत उस पे है, पर प्रयास करने पड़ेंगे। यदि हम लोग, जैसे डिमांड यदि नहीं बढ़ेगी, अब डिमांड बढ़ाने के लिए जब आदमी के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। देखिए, मिडिल क्लास जो है, ये करीब अपने पॉपुलेशन का 31% पुराना फिगर था, 31% था, मान लीजिए 35% होता है। अब जिसकी इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में है, ये 32% या 35% जो है, इसी के कारण अर्थव्यवस्था में काफी मजबूती आती है। ये जब इसके पास पैसा रहता है तो बाजार में खर्च करता है, सामान खरीदता है। जब ये सामान खरीदता है तो जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो ज्यादा बनाते हैं। अब चूंकि इसके पास पैसे की कमी है, पैसा है नहीं, बच नहीं रहा है, इसलिए ये डिमांड बढ़ नहीं रही है, खपत नहीं बढ़ रही है। प्रयास किए गए हैं, और इतना जो मिडिल क्लास है, इसके मिडिल क्लास के जेब में पैसा आना चाहिए। अब इसके लिए इसीलिए इनकम टैक्स द्वारा है, उसका रेट रिड्यूस करें, माने जो मिडिल क्लास है। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट है पूरे वर्ल्ड में जब बढ़ाया गया तो आरबीआई ने भी बढ़ाया, लेकिन जब पूरे तमाम कम किए गए तो ये कम नहीं किए। अब क्योंकि ये कम इसलिए नहीं कर रहे कि ग्रोथ माने इन्फ्लेशन न बढ़ पाए, महंगाई न बढ़ पाए। अब महंगाई करो, ग्रोथ रुक गई, इसलिए महंगाई को भी रोकना जरूरी है। और एक और ये होना है कि केवल महंगाई 1 महीने 2 महीने नहीं, जो फिगर आते हैं कि 5.8 से 5.5 हो गई, 5.9 से हो गई, स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। यदि मिडिल क्लास 10,000 रुपए का सामान खरीदना महीने का खरीदता है, और अगले महीने जाता है तो वही 15,000 रुपए का पड़ जाता है, तो उसके जेब में जब पैसा नहीं रहेगा। और तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यदि मिलेगा, लोगों को तनख्वाह मिलेगी, पैसा आएगा तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने के लिए जो सबसे रोजगार करता है एमएसएमई, सूक्ष्म और लघु उद्योग, उनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो देते हैं, रोजगार देते हैं, उनको कम दर पर पे ऋण मिलना चाहिए। वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वो तकलीफ है। लेकिन गवर्नमेंट का है, जैसे उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा किया है, और कोरोना जैसे बीमारी के बाद भी हमारी इकोनॉमी को बनाए रखना ये बड़ी भारी चुनौती है। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी को उन्हें मजबूत स्तंभ पे है, पर करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। तो ले लेंगे तो इतना घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। आरजे द्विवेदी जी, मैं वापस आऊंगी। अश्विनी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अश्विनी जी, आपसे मेरा मुख्य रूप से प्रश्न ये है, देखिए, एक तो मैं सबकी आज थोड़ी थोड़ी सी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, जो घटती विकास दर है, अर्थव्यवस्था पर कितना असर, लेकिन क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, मुझे लगता है बहुत बेहतर इंतजार अब इस बात का हो रहा है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर कितना असर होना है। ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। जब एमपीसी की जो बैठक फरवरी में होनी है आरबीआई की, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? बैंकिंग सेक्टर का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि जो अनुमान आते हैं, जो रेशियो आए हैं, आरबीआई ने जो एक दर एक सामने रखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्या है कि ये जो अगली बैठक होगी फरवरी में, उसमें ऐसा अपेक्षित है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कर सकता है। कारण क्या है कि इंटरनेशनल दबाव भी है, यूएस ने भी, अपने फेडरल ने भी रेट जो है कट किए हैं, तो इंडिया को भी। लेकिन फिर वही बात आती है साथ में, जैसे दीदी कह रहे थे कि हमें उसको महंगाई की दर को भी ध्यान में रखना है कि अगर फंड्स मार्केट में ज्यादा आए तो उससे जो महंगाई ना बढ़ जाए। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है
कि रिजर्व बैंक इस प्रकार से कुछ ना कुछ करेगा। और जहां तक बैंकों का सवाल है, अभी सरकार ने एमएसएमई के लिए 100 करोड़ का लोन जो है वो बिना गारंटी के, मतलब उसके लिए इंश्योरेंस सरकार देगी, उसका भी एक किया है। अब जब बैंकों को भी जो फंड चाहिए जो एडवांस करने के लिए, उसके अंदर डिपॉजिट की ग्रोथ थोड़ी कम है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बार बजट में अगर कुछ इस प्रकार के प्रोविजन लाती है कि भाई वो इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर जो टैक्स वाला मामला है उसको थोड़ा सा कम करती है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग जो है डिपॉजिट भी बैंक में करेंगे, तो बैंकों के पास भी एक अच्छी स्थिति होगी रीफाइनेंस करने के लिए, लोगों जो है प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो हर चीज जो है वो कनेक्टेड है, यानी एक चीज ठीक होगी तो उसका प्रभाव दूसरी जगह पर भी पड़ता है। तो इसलिए अल्टीमेटली जो है रिजर्व बैंक ने पिछले साल जो है बड़ा अपने आप को बैलेंस करके रखा कि महंगाई भी नहीं बढ़ने दी और इसको ग्रोथ को भी जो है अपने नहीं दिया। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेस है, ये जो ग्रोथ का अभी ये आंकड़े जो आ रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि जो डिमांड है, डिमांड चाहे हमारी डोमेस्टिक हो या हमारा इंटरनेशनल हो, तो अगले साल जो एक दिखाई दे रहा है कि विश्व में थोड़ी मंदी है, तो उसके हिसाब से भी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा अगर प्रभावित होता है उसका भी असर होता है। तो ये कुल मिला के है, लेकिन अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। सभी एजेंसियां चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये कह रही हैं कि आने वाला समय भारत का है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बीच बीच में एक स्लैग्स ऐसे आते हैं कि अब रियल एस्टेट को अगर हम देख लें तो रियल एस्टेट में इतना ज्यादा बूम आ चुका है कि वो एक हाइट तक पहुंच चुका है। तो उसमें और डिमांड बढ़ाने के लिए आपको जो है लोगों को सस्ता कर्ज देना पड़ेगा, तभी उसके अंदर बूम आएगा। तो हर चीज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे और निश्चित रूप से उससे ये सारी चीजों से हम बाहर निकलकर अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं आज सबसे पहले सारी प्रतिक्रिया सारे एक्सपर्ट से ले रही हूं, राजनीतिक रूप से, क्योंकि देखिए अभी और चीजें निकलेंगी कि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां होगी। मुझे लगता है उसका जवाब मनोज जी देंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी उसके पहले। प्रियदर्शी जी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बात और कही जा रही है। देखिए बैंकिंग सेक्टर की जो चीजें हैं, जो आरबीआई की बैठक होनी है वो एक महत्वपूर्ण होगा। एमपीसी की बैठक है, आरजी द्विवेदी जी बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर चुके हैं किन किन चीजों की जरूरत है और किन 4 चीजों से ये सारी चीजें रन आउट होंगी। अब जिम्मेदारी सरकार की है, वो उसका कैलकुलेशन कैसे करती है, उन किस चीजों में कमी करती है, किसे बढ़ाती है, वो बैलेंस उनको करना है, सारी चीजों को रखना। उसके पहले बजट भी होगा। एक बात जो आ रही है, जो वैश्विक स्तर पर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनके तमाम जिम्मेदारियां संभालने के बाद एक राष्ट्रपति होने के नाते बहुत ज्यादा एक, देखिए वैश्विक स्तर पर यह सवाल है, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो नीतियां उनकी होंगी उसका एक अच्छा पॉजिटिव जो प्रभाव है वो भारत के लिए हो सकता है। तो क्या ये सारी चीजों को बैलेंस कर देगा? मानते हैं आप ऐसा? देखिए अमेरिका क्या करेगा, चूंकि ट्रंप की जो स्थिति है ना वो भी ऊहापोह वाली स्थिति है। ट्रंप ने भारत के पक्ष में कोई ऐसा स्टैंड तो किया नहीं है या कोई ऐसा बयान उनका तो आया नहीं है। हालांकि उल्टे इसके उलट उन्होंने जो कहा है कि ब्रिक्स के देशों पर एक्स्ट्रा ड्यूटी हम एक्सपोज कर सकते हैं, उससे एक डर ही है, उससे भारत को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। और भारत के जो जिन देशों के साथ व्यापारिक संबंध है उन देशों में चूंकि आर्थिक संकट पनप रहा है, बढ़ रहा है, बरकरार है, उससे भी भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसको भारत आईएमएफ कह रहा था, वर्ल्ड बैंक कह रहा था, खुद रिजर्व बैंक ये उम्मीद कर रहा था कि 2024-25 में हमारा विकास दर 7% रहेगा, 2025-26 में 8% तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उन उम्मीदों के उलट अगर आंकड़े आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसमें भारत के जो आंतरिक मामले हैं वो तो जिम्मेवार है, बाह्य मामले भी, बाह्य स्तर पर भी इस मामले को प्रभावित किया जा रहा है। और रही बात जो अमेरिका की बात है, अमेरिका चूंकि अभी खुद बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, तो अमेरिका भारत के पक्ष में किस तरीके से व्यापारिक संबंध रखता है ये देखने वाली बात होगी। चीन के साथ जो भारत का व्यापारिक संबंध है वो लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है उसका। अन्य देशों के साथ भारत को अन्य देशों के साथ अपनी व्यापारिक निर्भरता को और बढ़ाना पड़ेगा। भारत को निर्यात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम भारत के अंदर क्लस्टर विकसित करने की बात करते हैं,
लेकिन निर्यात की जब बात आती है तो भारत बहुत उम्मीदों के अनुसार तो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। अगर वैसा होता है तो बहुत बेहतर होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि भारत के लिए ये जो संकट आया है, ये सिर्फ भारत के अंदर उपजे हुए कारणों से नहीं है, इसके बाह्य कारण भी हैं। हालांकि ये संकट आंशिक है, कुछ समय के लिए है, ये संकट ज्यादा दिन बरकरार नहीं रहेगा। ये इसलिए मैं ही यही नहीं मानता हूं, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने भी कहा है कि भारत में सबसे कम आर्थिक मंदी आने की आशंका है, यूरोप के देशों पर आर्थिक मंदी की आशंका है। तो कुल मिलाकर के जो लब्बो लुआब है वो ये है कि भारत बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों पर फिर से पुनर्विचार करें, क्योंकि भारत की ओर पूरा विश्व उम्मीद की ओर से देख रहा था। वर्ष 2008 में भी जब आर्थिक संकट झेल रहा था विश्व, भारत बहुत मजबूती के साथ स्टैंड कर रहा था। कोरोना में भी भारत स्टैंड कर गया पूरी तरीके से, उसके बाद भी उसकी व्यवस्था बनी रही। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया जब पूरी दुनिया आपको उम्मीद का सूर्य मान रहा था अर्थव्यवस्था में, आप फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ने वाले थे, फिर क्या हो गया कि आप अचानक से धड़ाम नीचे की ओर गिरते हैं? कुछ तो कारण है, और ये कारण बेहतर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, इन तीनों की जिम्मेवारी है कि इसको अवलोकन करे, स्पष्ट करे। और एक भय की स्थिति जो बन रही है ना लोगों में, क्योंकि जब डिबेट हो रहा है, जब बातें आ रही हैं कि भारत पर आर्थिक संकट है, तो जनता इससे भयक्रांत हो रही है। इसको लेकर के स्पष्ट बताना चाहिए कि क्या कमी रह गया और आगे क्या सुधार होंगे। जो आरबीआई मीटिंग करने वाला है उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके बाद कुछ स्पष्ट होगा। व्यापार जो लोन वाले, जो अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन एक अर्थशास्त्री जो बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपको लोन के मामले में थोड़े सुधार की जरूरत है। आपने तो कह दिया कि हम एमएसएमई के तहत बड़े पैमाने पर लोन देंगे, 100 करोड़ तक लोन देंगे, लेकिन आपको यह भी अवलोकन करना होगा कि वो लोन क्या जमीन तक पहुंच पा रहा है, लोगों तक मिल रहा है, पीएमकेवाई के तहत वो राहत लोगों तक, वो राशि लोगों तक पहुंच पा रही है। शायद उसमें सुधार की जरूरत है। राखी जी बिल्कुल ठीक है। चलिए सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुमन जी, घटती विकास दर मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। ये बात हम सब जानते हैं, कोविड जैसी महामारी में जब हम बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ थे और उस चीज को निकाल ले गए, आज हम कहां जाने की, एक अर्थव्यवस्था को हम कहां पर नापते हैं। यदि उस जगह पे जाने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम पिछड़ गए हैं या हम पिछड़ जाएंगे, अनुमान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर भी आज यदि हमें ये पॉइंट उठाना पड़ रहा है कि जो विकास दर घटी है, जो आंकड़े आए हैं, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? जिन चीजों पर वर्कआउट, जो एक्सपर्ट्स अभी कह रहे थे, जिन चीजों पर काम करने की जरूरत है, वो होगा कैसे? आपका क्या मत है? देखिए राखी जी, भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अभी आप देखिए, इस दैविक आपदा के बाद, कोविड के बाद दोबारा पटरी पर लौटना एक काम नहीं था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी सरकार की, और सरकार ने पूरे मन से उस जिम्मेदारी को निभाया भी। अभी जो एमएसएमई के थ्रू जो उद्योग को बढ़ाने के लिए जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, जो चीजें की जा रही है, उसकी भी जो है चर्चा की पूरी डिबेट में। आप ये देखिए, पहले लोन के लिए कोलेटरल चाहिए था। अगर आपको उद्योग लगाना है तो आप 2 करोड़ रुपए तक अगर आपको लेना है तो उसके लिए कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है। आपको बिना कोलेटरल के आप जो है आपको लोन देगी सरकार। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिससे कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, और इंपोर्ट की कमी, इंपोर्ट आप पुराने आंकड़े उठा के देख लीजिए, पहले इंपोर्ट जितना हुआ करता था, आज भारत बहुत कम इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, वो सरकार की मंशा चीजों को ग्रेड करने की, जो भारत में $5 ट्रिलियन बनाने की, जो इकोनॉमी बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं राखी जी। तो मेरा मानना यह है कि ठीक है, ये अव्यवस्था हुई, पर लेकिन ये थोड़े वक्त के लिए, चीजें फरवरी में सारी चीजें फिर आएंगी, फिर जो सरकार का प्लान है वो देश के सामने रखा जाएगा और उस प्लान के हिसाब से हम चीजों को आगे चलाएंगे। राखी जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शिवानंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। शिवानंद जी, आपका क्या मत है बिना किसी सवाल के? बहुत, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चर्चा है, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आदरणीय जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एकदम फेल्यूर
लेडी है, दूसरी बात नरेंद्र मोदी जी के पास कोई भी प्लान नहीं है, कोई नहीं। आज देखिए बैंक में कोई भी गरीब आदमी लोन के लिए गए तो कभी भी उसको लोन मिलता नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन इतना बना के रखे है, मेक इन इंडिया इनका फेल है। आज देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहे, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। पेट्रोल की दाम कितना बढ़ गया है, जब यूपीए गवर्नमेंट था तभी पेट्रोल का दाम आप देखिए। अभी नरेंद्र मोदी जी सरकार है, बीजेपी से सरकार, पूरा फेलिवर, कितना महंगाई हुआ है, नोटबंदी लेके आया। गरीब लोग क्या करे, मध्यम वर्गीय बिजनेस पूरा ठप हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने नया किया है वो दिखाइए, सिर्फ अडानी अंबानी यही कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई भी प्लानिंग नहीं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी को क्या नॉलेज है, क्या किया वो नया आके? पहला दास साहब थे, उन्होंने क्या किया बताइए। अभी ट्रम्प की बात कर रहे हैं, अमेरिका ट्रम्प आपको लगता है भारत के देश के लिए या नरेंद्र मोदी सरकार को मदद करेंगे? कभी नहीं, उनको इन्विटेशन नहीं दिया, वो क्या डेवलपमेंट करेगा इधर? क्या आज जीडीपी देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, आज 10 साल यूपीए सरकार था, गोर गरीब दलित पिछड़ों फार्मर सबका डेवलपमेंट। आज देखिए, आज कोई भी गाड़ी लेने गए शोरूम में, एक गाड़ी कोई नहीं ले रहे। आप देखिए महंगाई, जीएसटी कितना बढ़ाया, गाड़ी लिया जीएसटी के लिए 18%, पेट्रोल के लिए 18%, टायर लेना है 18%, टोल रखा है, उधर भी टैक्स देना पड़ रहे। करे तो क्या करे? आज सेकंड हैंड कार भी निर्मला सीतारामन जी बता रहे हैं कि उस पे भी हम जीएसटी लगाएगा, तो लोग डेवलपमेंट किधर है? आज नहीं तो आप शिवानंद जी आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सीतारमण जी को कि सब कुछ फ्री कर देंगे क्या? मतलब कैसे होगा? वही तो मैंने पूछा आपका सुझाव। नहीं, मेरा ये है, गोर गरीब दलित पिछड़ों को जो फ्लैट लेना है, रियल एस्टेट पूरा ठप हुआ है, रियल एस्टेट का जो टैक्स लगा है, जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो 50% कीजिए, रियल एस्टेट बढ़ाइए। रोजगार किधर है? बेकारी बढ़ गया है, रियल एस्टेट का दाम कम कीजिए। आज सोना देखिए, गरीबों को गरीब शादी करना है तो भी कैसा कर सकते हैं? क्योंकि रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, बिजनेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है। किसी गरीब की बेटी का शादी करना है तो वो कैसा करे? क्योंकि उसके पास कुछ भी, अगर शादी करना है, कुछ भी उसको कोई भी छोटा मोटा करना है तो उसके पास पैसा ही नहीं है। महंगाई चरम पर है। आप देखिए गरीब लोग करे तो क्या करे? 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहे उनको। आज बीजेपी पूरा फेलियर सरकार है। इन्होंने आरबीआई गवर्नर को चेंज करके नया, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे वैसा किसी को तो लेके आके एक टीम वर्क करना चाहिए, अपोजिशन को ट्रस्ट में लेना चाहिए, सब पार्टियों के साथ बैठ के डिस्कस करके निर्णय लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये जो बोल रहे हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अरे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है हमारे पास, इंपोर्ट क्या करे? एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाइए, फैसिलिटी दीजिए। आज बैंक में कोई भी गरीब आदमी, मिडिल कास्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने अगर लोन के लिए अप्लाई किया तो उसको कोई तो एक चोर आया, कोई तो एक डकैत आया, विजय मल्ल्या आया, नीरव मोदी आया, ऐसा संशय देख के वो लोगों को काम नहीं होता है। 10 बार बैंक में जाने के बाद आदमी का काम नहीं हो रहा है। ये एकदम बीजेपी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप जो रट के आए हैं वो चीजें ठीक नहीं है। लेना देना सारे नहीं है। नीरव बीजेपी मोदी प्रवक्ता को बोलना और चाहता ये हूं, विजय माल्या आज सब भ्रष्टाचार कांग्रेस प्रमाण की बढ़ देन गया है। है। ये आप सब माथी कांग्रेस बुच्ची के वक्त देखिए, के लोग हैं। क्या किया है? भारतीय जनता बॉन्ड का पार्टी ने देखिए, किसी को मदद नहीं भ्रष्टाचार की। किया, ये सब कांग्रेस में मदद इतना की, सब बड़े कांग्रेस मायने ने में वो किया भ्रष्टाचार धरा है बढ़ गया सारा का है। सारा। पूरा फेल्यूर है। निर्मला सीतारामन को कुछ भी नहीं, रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप। आप प्याज का एग्जांपल देता हूँ राकेश जी, प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, आप देखिए। लेकिन शिवानंद जी आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जब उन्होंने सारी चीजों की जिम्मेदारी ली, संभाला, सब कुछ किया, बहुत अच्छा था, उसके बाद कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये भी तो कहना गलत होगा सर। आज क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको ग्रोथ नहीं दिखी है इतने सालों में? ये भी तो देखिए निर्मला सीतारामन जी पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सिर्फ पीएम ऑफिस से फाइल आता है, सिर्फ थप्पा रबर स्टैंप है। इसमें थोड़ा जिम्मेदारी से प्लानिंग करना चाहिए। सब पार्टियों लोगों को लेके विश्वास को तज्ञ लोगों को बिठाना चाहिए। राखी जी, डेवलपमेंट है। अभी आज के डेट में इंडिया बहुत नीचे चला गया, 11-12 नंबर पे चला गया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे नंबर 1 पे थे। आज देखिए
कोई तो इकोनॉमिक्स ला के ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सिंह जी वर्सेस निर्मला सीतारमण चल रहा है। मुझे लगता है सर इस तरह से तो कंपैरिजन ना करें, क्योंकि मैं बार बार जोर दे रही हूं उस चीज पे कि आप कह रहे हैं कि इन 10 सालों में ग्रोथ नहीं हुई है। सब कुछ तब हुई है जब मनमोहन सिंह जी देख रहे थे। तो पूरा फार्मर देखिए, अरे सर, एजुकेशन देखिए, आज कौन सा हॉस्पिटल नया खुला बताइए। इस चीज को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो मुझे पॉलिटिकल जैसी चर्चा लग रही है, राजनीतिक रूप से, कि आपको सिर्फ आरोप लगाना है सरकार पे। जीडीपी कब बढ़ेगा अगर उद्योग धंधा बढ़ा? ठीक है, चलिए शिवानंद जी, दो छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं वापस आती हूँ। ठीक है, दो छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए फिर वापस आती हूँ। मनोज जी प्लीज 1 मिनट में समय दूंगी। सुमन जी, मुझे अभी सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि लगातार बात हो रही है विकास दर, जिस तरीके से घटती विकास दर जो है अर्थव्यवस्था पर असर की बात हो रही है। बहुत सारी बातों का यहाँ सभी लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी। किसी ने कहा टैक्सेस को देखना पड़ेगा, महंगाई को भी बैलेंस करना पड़ेगा, लोन की भी बात आ गई। मतलब हर सेक्टर से सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपका क्या मत है, कैसे इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो विकास दर घटी तो है। आज के जो आंकड़े, हो सकता है फरवरी तक बहुत कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल क्या ये चिंता का विषय नहीं है? देखो, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दौर में है इस समय, और जीडीपी का इस तरह संकेत जो आ रहे हैं घटने के, ये कोई अच्छी खबर इस देश के लिए नहीं है। क्योंकि देखो, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होना है वो मिडिल क्लास पर बोझ पड़ना है इसका। जब जीडीपी घटेगी तो आम आदमी की जेब पर उसका असर पड़ेगा, जेब उसकी हल्की हो जाएगी, बाजारों में उत्पादन जो है उसकी बिक्री कम होगी, और सबसे बड़ी शेयर बाजार गिर सकता है, रोजगार में गिरावट आ सकती है, कारखानों में अगर काम नहीं हुआ तो कर्मचारी छटनी हो सकती है, बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है। ये इससे काफी बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं अगर आरडीपी, हमारा जीडीपी घट जाता है हमारा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक टेम्परेरी दौर है। जिस तरह से मोदी जी ने इस देश को संभाला हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो इस सारी चीजों को हल करने का रास्ता कोई ना कोई ढूंढेंगे। हालांकि हमारी वित्त मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि अगले कुछ महीनों में इसमें कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन बढ़ानी पड़ेगी। कि कोरोना के बाद आपने देखा होगा कि माइनिंग भी कम हुई है, मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी घटी है, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन है रियल एस्टेट उसमें भी कमी आई है। और इस सब की वजह से मुझे लग रहा है कि जो जीडीपी है उसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ है। एक बड़ा चिंता का विषय है ये, और मुझे लग रहा है कि सरकार को इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो आम आदमी की बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कृषि क्षेत्र को अगर सरकार मजबूती दे तो वहां से इसकी भरपाई कुछ ना कुछ हो सकती है। बाकी जो हालात हैं उस हालात में अगर आप सोचें कि कॉर्पोरेट जगत से या रियल एस्टेट जगत से इसको जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा, उसकी थोड़ी उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत सारी बातें यहाँ निकल कर आई हैं। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। टैक्सेस कम हो, एमएसएमई पर ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज कि लोगों की जेब में पैसा भी होना चाहिए, महंगाई को भी बैलेंस करना है। इस वक्त पे जो आंकड़े आए हैं वो कहते हैं कि यदि 4 साल में सबसे धीमी रफ्तार हुई है तो अब ये रफ्तार पकड़ेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। देखिए राखी जी, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे देश ने पहले भी कई वैश्विक मंदी देख चुका हमारा, चाहे 2008 में हो, कोरोना काल हो, तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो हमारा देश सक्षम है इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए। रही बात है कि सरकार की नीतियां क्या हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। अभी हमारे जो है अर्थशास्त्री बता रहे थे कि जीडीपी को बढ़ाने का 4 इंजन बताया जिनके स्रोतों से बढ़ सकता। हमारा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा बाज़ार में मिडिल क्लास टैक्स भी ज़्यादा पे करता है, सामान भी खरीदता है, सामान खरीदता है उसकी डिमांड होगी तो तभी सप्लाई आ पाएगी। और अगर यहाँ पर कहीं कोई परेशानी आती है, जैसे मान लीजिए उनकी इनकम कम होती है, महंगाई बढ़ जाती है, खर्चा उनका बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से बाज़ार में उनकी खरीदी कम होती है। शायद इससे बहुत सारे सेक्टर प्रभावित होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित होता है, रियल इस्टेट प्रभावित होता है, और भी सारी चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें लगता है कि जो अभी आने वाला बजट है उसके पहले सरकार इन सारे मसलों पर कहीं न कहीं बैठ करके तय करेगी कि आखिर इसको जीडीपी बढ़ाया कैसे जाए,
या विभिन्न सेक्टरों को आगे कैसे बढ़ा जाए। बात एमएसएमई सेक्टर की हो रही थी, वहाँ पर जैसे लोन देना बढ़ाना, जब तक नहीं बढ़ेगा रोजगार बढ़ेंगे नहीं। आप देखिए 2 सेक्टर हैं, एक तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर कि बहुत सारा रोजगार रहता है, वो भी कमाते हैं और मार्केट में जो खर्च करते हैं। जब आदमी के पॉकेट में पैसा होगा तभी मार्केट में खरीदी कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो एक तरह से लगता है कि सरकार कहीं न कहीं आने वाले बजट में इन सारी बातों की तरफ ध्यान देगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीडीपी जो अभी घटी है टेम्परेरी माना जा सकता है। अक्सर जीडीपी घटती बढ़ती रहती है। हाँ, विश्व की रेटिंग एजेंसियाँ हो, चाहे फिच हो या जो है S&P हो, या फिर आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक हिंदुस्तान में, ये जो रेटिंग दिया है जीडीपी की जिस तरह से दिए हैं, तो हमें लगता है सरकार जरूर सचेत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार हो, पिछले 10 साल या पहले की सरकारें हों, अक्सर ये प्रयास करेंगे कि देश का जीडीपी बेहतर होगा तभी हमारी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक तीसरी अर्थव्यवस्था का सवाल है, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम हुआ सरकार ने किया है, तमाम योजनाएं लागू कर रही है। ये बात अलग है कि धरातल पर वो कितना पहुंच पाती हैं। जहाँ तक अभी कुछ बात हो रही थी लोन की, लोन जरूर सरकार देती है, देने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप देखिए बिना गारंटी का भी लोन देने की बात कर रही है, लेकिन क्या लोगों तक ये लोन पहुँच पा रहा है, ये भी मॉनिटरिंग करने का काम सरकार का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर लोन की व्यवस्था हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, रोजगार बढ़े, तो निश्चित रूप से जीडीपी तो बढ़ी जाएगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कहना चाह रहे थे शिवानंद जी, आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आरजी द्विवेदी जी से है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं, मुझे लगता है फिर समय क्योंकि लगातार आगे बढ़ जाएगा, मेरा सवाल अधूरा रह जाएगा। आरजी द्विवेदी जी, आपने बहुत सारी बातें कही थी और जाहिर तौर पर 4 जो मुख्य पॉइंट बताए थे उस पर काम सरकार को करना है। क्या आपका कोई क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, आपका एक सुझाव तो हुआ उन 4 पॉइंट्स के साथ, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जा सकता है? क्या एक सजेशन के तौर पर बता सकते हैं? आरजी द्विवेदी जी से प्रश्न है मेरा। हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर, बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि पिछले 4 सालों में सबसे हमारी ग्रोथ अभी इस जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये सबसे कम दिख रही है। कि हम दुनिया में मेजर इकोनॉमी है, इतना वो नहीं है, पर अभी इसके लिए दिक्कत जो है वो जो 4 फैक्टर बताए, देखिए ये आपको केवल इंडियन इकोनॉमी को अकेले भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा, ये वैश्विक परिदृश्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है, इजराइल और हमास में क्या चल रहा है, चाइना ताइवान में क्या चल रहा है, ये इन सब चीजों का असर हमारे अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है। फिर भी लेकिन इसको ये सब परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए भी कुछ कदम उठाए जाने पड़ेंगे। जैसे एक तो सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने का है, तो रोजगार लोगों को मिले, बेरोजगारी कम हो, रोजगार मिले तो लोगों के जेब में पैसा आएगा, पैसा आने से बाजार उठेगा। दूसरा जो मिडिल क्लास है, देखिए अभी आप दिन ने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स आई थी कि बड़े मकान ज्यादा बिक रहे हैं, बड़ी कार ज्यादा बिक रही हैं, छोटे मकान नहीं बिक रहे। तो वो 9-10% का जो सेगमेंट है वो उससे तो जीडीपी में ग्रोथ तो होती है, लेकिन जनजीवन का जो सामान्य जीवन है, जो 35% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, उसको मिडिल क्लास को आगे ले जाने के लिए 2-3 और मंत्री जी थोड़ा सुनती कम है, उनको अर्थशास्त्रियों की बात सुनती है तो वहां पर उसको फिर वो ध्यान देती नहीं है। थोड़ा वो उनको उस पर गौर करना पड़ेगा कि जब तक ये देश का मिडिल क्लास के जेब में पैसा नहीं बचेगा तब तक खपत नहीं बढ़ेगी तो डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं। इसलिए और महंगाई को रोकने के लिए काफी कुछ किया गया, रेपो रेट वगैरह को स्थिर रखा गया, लेकिन अब वो एक स्थिति ऐसी आई कि उससे हमारी ग्रोथ कम हुई है। तो उसको दूर करने के लिए सरकार कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम कर रही है। जैसे मेक इन इंडिया का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, एक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो चल रही है वो ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारा काम हो रहा है, हम बहुत सारी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैंने मोबाइल इंडस्ट्री में हमारा मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, डिफेंस में बहुत सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं। तो इनके बनने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत उससे है, लेकिन ये जो अब इस साल तो नहीं दिखता, और जैसा कि अब क्योंकि अब तो जनवरी आ गई, 2 महीने बचे हैं, तो इस क्वार्टर में भी बहुत ऐसी कोई मिरेकल नहीं होगा कि जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन सबसे अच्छी बड़ी उम्मीद ये है
जो प्रोजेक्शन आया है उसमें कृषि पे अच्छा हो, जैसे बता रहे थे किसानों का आंदोलन है, आंदोलन तो ठीक है लेकिन कृषि उत्पादन अच्छा होने की संभावना है, मैन्युफैक्चरिंग घटेगी लेकिन कृषि में ज्यादा बढ़ेगी और ये कृषि ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। तो यदि थोड़े छोटे छोटे करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे, ब्याज दर कम कर दिया जाए, इनकम टैक्स का स्लाइड में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो इतना बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक है। अश्विनी जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी, जैसे कि 2-3 पॉइंट्स अभी आरजी द्विवेदी जी ने बताए हैं कि इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। मैं बैंकिंग सेक्टर से या आरबीआई की तरफ से आपसे जानना चाहती हूं, ऐसे कोई 2-3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं जो आपकी तरफ से हो, एक सुझाव की तरफ पे, जिससे हम इस ग्रोथ, ये जो घटती दर है, इसको हम बढ़ा पाए या सरकार को एक मदद मिल पाए? देखिए कि हमारा एक सुझाव है मुख्यमंत्री को, हम उसको हमने लिखा भी है कि बैंकों में जो डिपॉजिट है, मैंने पहले भी कहा कि जो फाइनेंस करने के लिए फंड्स भी जरूरी हैं और जो वो फंड्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी अच्छा हो और उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी उसमें कम हो। दूसरा, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, लोगों को लगता है कि मेरा पैसा है लेकिन 5 लाख रुपए तक मेरा पैसा जो है वो सिक्योर्ड है क्योंकि इंश्योर्ड है, गारंटी है बैंक की, सरकार की, कि किसी भी मिस है बैंक के होने में आपको 5 लाख तक पैसा सुरक्षित है। तो उसके बाद जो और ऊपर जो पैसा है उसके लिए अगर सरकार एक डिपॉजिट इंश्योरेंस ले आती है एक नॉमिनल प्रीमियम पर, तो जो लोग पैसा घर में रखते हैं या इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं वो बैंकों में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो पैसा चैनल में आकर अर्थव्यवस्था के अंदर उसका उपयोग हो सकता है, यानी फाइनेंस करने के लिए बैंकों के पास सफिशिएंट फंड हो सकता है। तो वो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस अगर सरकार अपनी स्कीम लाती है तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर और विश्वास बैंकों के प्रति बढ़ेगा और पैसा इधर उधर न लगाकर प्रॉपरली जो बैंकों में जाएगा और वो अर्थव्यवस्था की अंदर उसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा क्योंकि मनोज जी ने इस वक्त मांगा है। राखी जी, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनके फैसिलिटी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी उनको फैसिलिटी देना चाहिए। जो बंद पड़े हुए फैक्ट्री, जो कारखाना है, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए, उनको फैसिलिटी देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रियल एस्टेट का जो दाम, जो टैक्स है वो टैक्स कम करना चाहिए। जीएसटी हो या स्टैम्प ड्यूटी देखिए, कोई भी मिडिल क्लास अगर 2 बेडरूम फ्लैट लेना है 1 करोड़ तक गया तो स्टैम्प ड्यूटी 10-15 लाख 20 लाख जाता है, तो उधर वो 50% करना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 3, बैंक में पैसा एफडी रखते समय लोग घर पे पैसा रख रहे, बैंक में नहीं रख रहे, तो उसके वजह से जो बैंक का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहे। उनके लिए बैंक में टैक्स कम करके इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, एफडी पे हो या सेविंग अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट में जो भी लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी देना चाहिए। इंश्योरेंस भी देना चाहिए, लोगों को डर जो है कल जाके अपना पैसा कहीं कुछ लफड़ा हो गया तो भी इंश्योरेंस से सेफ हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आज देखिए, कार का भी एग्जांपल बता रहा हूँ, फार्मर का जो फार्मर के लिए जो फैसिलिटी है उधर भी निर्मला सीतारमण जी थोड़ा फार्मर के बारे में सोचना चाहिए। और नौजवान आज देखिए 28 करोड़ है, 28 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए निर्मला सीतारमण जी कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके लिए फैसिलिटी दिया तो लोग कुछ व्यवसाय कर सकते। सबके लिए नौकरी तो नहीं दे सकते, 2 करोड़ तो नौकरी तो जुमला बता दिया, आज तक रोजगार नहीं मिला, तो उनके लिए उद्योग धंधा में एमएससीबी लेके आया। एमएससीबी कभी भी लोन उसमें से फैसिलिटी लाया, बैंक वाले पैसा देता नहीं है, एमएससीबी सिर्फ नाम पे है। अगर 100 एप्लीकेशन गए तो सिर्फ 2 या 5% भी लोन होता नहीं है। तो ये चेंजेस होना चाहिए, थोड़ा फैसिलिटी देना चाहिए। यही सुझाव मैं निर्मला सीतारमण जी को, आदरणीय फाइनेंस और अर्थशास्त्रज्ञ, कोई अच्छे लोग टीम बना के वो लोग चलना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन बहुत बेकार से जाएगा। नोटबंदी आया, कोरोना आया, उसके बाद अभी थर्ड युद्ध अगर आप देखिए, बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश का पाकिस्तान का जो चल रहे हैं, या चीन हेल्प कर रहे हैं उनको, अभी रशिया में चल रहे, ट्रम्प अभी नया गवर्नमेंट आएगा, इंडिया को हेल्प करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं है, लेकिन
आज शेयर्स में भी लोग पैसा नहीं लगा रहे। तो ये जो डर है वो डर हटाने के लिए टैक्स कम करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, ये बहुत जरूरी है। राखी जी, चलिए मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। आप में से भी यदि कोई अपना कोई बात रखना चाहता है तो प्लीज वक्त आपको भी मैं दूंगी, प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि कई बार मुझे यहाँ से दिखता नहीं है कि आप में से कौन वक्त मांग रहा है। ठीक है मनोज जी। हाँ सुमन जी आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के जो भी अर्थशास्त्री हैं या जो भी सुझाव दिए जाते हैं वो सब सुझावों पर विचार किया जाता है और उस विचार के हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाती है। मनोज जी एक छोटी सी शिकायत, जैसे मान लीजिए, क्योंकि आरजी द्विवेदी जी ने भी उस चीज को उठाया कि जो निर्मला सीतारमण है, देखिए विपक्ष उन पर क्या सवाल उठा रहा है वो राजनीतिक रूप से मैं उसे मान रही हूं, लेकिन सुझाव उन्होंने भी दिए। आरजी द्विवेदी जी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी एक सुझाव दिया कि कई बार होता है ना, निर्मला सीतारमण सुनती तो हैं पर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती हैं, या हो सकता है सुन के अनसुनी कर देती है। तो जो देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके सुझाव को एक्सेप्ट करिए, उसको लाइए अपने प्रोफार्मा में, शायद कुछ उससे अच्छा हो जाए। सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति उस सुझाव को देगा और उसको उसी के हिसाब से पूरा सिस्टम बना दिया जाएगा। आप देखिए कि जीएसटी की बात कर रहे हैं मेरे मित्र, जीएसटी कौन लेके आ रहा था? जीएसटी कांग्रेस लेके आ रही थी ना पहले। आप ही देखिए क्या स्थिति रही। आज जब जीएसटी लग गया तो कोई भी नीति अगर आप नए तरीके से लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई सारी निर्मला सीतारमण क्या किया, नरेंद्र मोदी जी क्या किया, साहब गवर्नर थे क्या किया, विजय मल्होत्रा जी क्या किया? आज 10 साल आप लोग है ना, आप कीजिए ना। हम पहले कहाँ थे, आज से 10 साल आपके कंट्रोल में, वो बोलिए ना कितना फर्क है। आज जितने इतना महंगा है, और गरीब चरम पर है, अभी कर रहे गरीब लोग। ये टेम्पररी फेस है, इस टेम्पररी फेस से नहीं है। और जितना फेल्यूर है, जितना हम उद्योग, आज देखिए, आज पहले सारी चीजों के लिए में बाहर निर्भर रहना पड़ता था, आज सब हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं। आप एक सेमीकंडक्टर कुछ भी नहीं है के लिए हमारे हिंदुस्तान बना रहे हैं, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। बताइए, 10 लिए हमें वेट करना पड़ता था, नया साल में खोला करके बताइए, लगा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब डिबेट का आप ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी का मुख्यालय 5 स्टार बना दिए, बिल्कुल नहीं लगने। एक सेकंड सर, बोलने तो दीजिए उनको। नहीं, ये तो इनका चरित्र है। आप इस चरित्र को नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा? आज इन्होंने इतना बड़ा काम किया, आप देखिए पूरे शीतकालीन सत्र को नहीं चलने दिया गया। देश की जनता को वो एक मैसेज दिया इन्होंने कि वहां पर हाथापाई पर उतर गए और चीजें रहे। तो इनका अब अरे आपका आदमी बोल रहा है, मोदी साहब और अमित शाह ने प्रेशर किया कि 100 साल के लिए खुद बोला, अभी स्टेटमेंट दिया। 100 साल पुरानी पार्टी की स्थिति क्या बची है? राखी सब आपका ये लोग सब पता है। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं लगाए बोला के लिए लेना चाहती है और हमारी तो मिलेगा, मेरे को स्वर्ग में मिलने दो बोला हो। मुझे लगता है घटती विकास दर का एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप लोगों का झगड़ा भी है। सर आप लोग है ना पॉजिटिवली अपने सुझाव नहीं रख सकते हैं क्या? अभी कह रहे थे कॉमन बैठक होनी चाहिए, सुझाव लिए जाने चाहिए, कहाँ सुझाव होंगे? एक जन कोसेंगे निर्मला सीतारमण को, पीएम मोदी को, दूसरे जन मनमोहन सिंह जी को कोसने लगेंगे तो कहाँ से भलाई होगी इस देश की? वो भी तो सोचिए, कितनी सार्थक चर्चा, उस पर भी झगड़ा करने लगे आप लोग। झगड़ा करने का जीएसटी कांग्रेस ने लाया बोल रहे हैं, फिर 10 साल बीजेपी सरकार था, क्या किया मोदी साहब ने? बताइए, निर्मला सीतारमण जी क्या किया? सब फेल्यूर है। पीएम ऑफिस से फाइल आता है, सप्पा लगाते बस। क्या किया बताइए? मुझे समझ नहीं आता क्या फाइलें। अरे मैं बीजेपी मेरे मित्र को मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल में निर्मला सीतारमण जी कौन सा फैसिलिटी दिया? महिलाओं के लिए क्या फैसिलिटी दिया? नौजवान के लिए क्या फैसिलिटी दिया? फार्मर के लिए? चलिए मनोज जी और शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट में रोक रही हूँ क्योंकि सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमन जी प्लीज अपनी बात रखिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बाजार के सबसे बड़े खरीदार हैं और उनके सहारे ही बाजार चलता है मिडिल क्लास लोगों के लिए। लेकिन सरकार मिडिल क्लास की हमेशा अपेक्षा करती रही है। आने वाला बजट मिडिल क्लास के लोग उम्मीद रखेंगे कि सरकार उनको राहत जरूर देगी और अगर उनकी जेब में पैसा ठीक ठाक हुआ तो बाजार भी चलेगा, जीडीपी बढ़ेगी और देश का विकास भी होगा। मुझे लग रहा है कि हमारी वित्त मंत्री ध्यान रखेंगी इस बार कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी जेब को कुछ मजबूत करें। अगर उनकी जेब कमजोर रह गई तो बाजार नहीं चलेगा, ना जीडीपी बढ़ेगी, ना देश का बहुत ज्यादा विकास होगा।
ठीक है, इसी चीज को जल्दी से आगे बढ़ा रही हूँ। प्रियदर्शी रंजन जी, अब जेब को मजबूत करने तो दो तरह से होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, ये तो निर्मला सीतारमण जी और सरकार को देखना है कि कैसे आप अपने बजट में चीजों को ला रहे हैं कि वहां से मजबूती मिले। दूसरा, रोजगार एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है हमेशा से एक पॉइंट रहा है जिसकी चर्चा यहाँ पर निकली है। रोजगार का जो मुद्दा है वो भारी मुद्दा है, किस तरीके से रोजगार जनरेट किया जाए। पिछले 2-3 सालों में तो ये समस्या उभर करके बाहर इंडस्ट्री नहीं बढ़ रहे हैं। वो तो ठीक है, उद्योग जो आप कह रहे हैं उसके लिए नए क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र विकसित करने होंगे। उदारीकरण के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दक्षिण के अन्य राज्य, इन राज्यों में औद्योगिक विकास भरपूर हुआ, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां औद्योगिक विकास आज भी न के बराबर हो रहा है। बिहार उसमें शामिल है। बंगाल भले औद्योगिक क्षेत्र था लेकिन अब रह नहीं गया है। पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं वहां पर औद्योगिक विकास की ज्यादा जरूरत है, इस पर फोकस होना चाहिए। और दूसरी बात एमएसएमई की जो बात है ना, इन्हीं राज्यों को, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, इन राज्यों में एमएसएमई की बड़ी जरूरत है, लेकिन यहाँ एमएसएमई फल फूल नहीं रहा है। अगर इन राज्यों में एमएसएमई फलेगा फूलेगा, बैंक पॉजिटिव होकर के लोन देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा भारत चहुमुखी विकास के लिए। तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो चूक हुआ है। जो कि देखिए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ये मान रहा था, पूरी दुनिया मान रही थी, जहां 0% आर्थिक संकट की संभावना है वो देश, यूएस में आर्थिक संकट आने वाला है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, वेनेजुएला में, कोरिया में, चीन भी उससे अछूता नहीं रहने वाला है। 33% संभावना आर्थिक संकट के चीन में है, 65% अमेरिका में है, 50% से ऊपर जहां आर्थिक संकट आने वाले देशों की सूची है उसमें जापान भी शामिल है। तो और भारत 0% पर था, तो कुछ तो चूक हुई है। हालांकि इसको मैं क्राइसिस नहीं मानता हूं, इसको मैं पॉलीक्राइसिस मानता हूं। पॉलीक्राइसिस इसलिए मानता हूं। जी जी ठीक है प्रियदर्शी जी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी आपकी। मैंने सबसे सुझाव लिया, एक सुझाव आपका भी। बिल्कुल, आप देख रही हैं कि जो भी बात हो रही है, चाहे रोजगार बढ़ाने की बात है, मिडिल क्लास के आय बढ़ाने का जहां तक सवाल है, इन सारी चीज़ों पर सरकार को सोचना होगा। जहां तक जीडीपी जिस तरह से घटने का अनुमान लगाया गया है, हमें लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ रहेगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो आने वाला बजट है, इस पर सरकार को बड़ी गंभीरता सोचना होगा और सारे सेक्टर्स को मजबूत करना पड़ेगा, खास करके एमएसएमई। दूसरा सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन, और एक सबसे बड़ी बात है कि रोजगार जितना जनरेट करेंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा, उसी हिसाब से देश की इकॉनमी बढ़ेगी। हमें लगता है कि सरकार पहले से भी संवेदनशील रही है और आने वाले समय में भी रहेगी कि इस मुद्दे पर ध्यान दे। नहीं तो ये बात तो तय है कि अगर जीडीपी घटेगी तो आर्थिक संकट जरूर बढ़ेगा देश के ऊपर। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो इस चर्चा से निकल कर आई है कि लोगों की जेब को मजबूत करना पड़ेगा। जो बजट आने वाला है उसके लिए बहुत सोच समझ के सारे प्लान करने होंगे। जो सुझाव आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर थोड़ा सा जो भी आप कहते हैं ना कि तैयारी आप कर रही है सरकार, उसको ध्यान दीजिए। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो अपने सुझाव देते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है, तभी इस घटती विकास दर को हम रोक पाएंगे और आने वाले समय में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अब इंतजार करते हैं जो एमपीसी की बैठक होनी है और जो बजट आना है और इन सुझाव की कि उसको पर कितना इंप्लीमेंट सरकार करती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।